नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम जानदार, एकदम तंदुरुस्त और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आ जाओ सभी बच्चे, फिर करते हैं क्लास को शुरू। तो कल जैसे आप सभी जानते हो, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री शुरू करी थी। आज भी हमारा सिलसिला केमिस्ट्री का ही चलने वाला है। तो टॉपिक हम लोगों ने कल शुरू करा था, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। उसी टॉपिक को आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आ जाओ, टॉपिक लिख लेते हैं आप लोगों का, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर एंड इट्स स्टेट्स प्यारे बच्चे, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई पदार्थ क्या होता है, पदार्थ व उसकी अवस्थाएं। मैंने बताया इस पृथ्वी पर जो भी चीज है, जो भी स्थान घेरे, जो भी स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है भाई प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई? चलो तो आओ भाई, अब हम बात करेंगे कि जो पदार्थ होता है, मैंने एक बात बताई थी कि जो पदार्थ के कण हैं प्यारे बच्चे, पदार्थ के कण यानी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उनको मैंने कल बताया था आपको परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उनको क्या कहते हैं भाई? एटम हम लोग कहते हैं। अब ये पदार्थ के जो कण हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ये लगातार गति करते रहते हैं। लगातार गति करते हैं मैम, तो ये बात सबसे पहले किसने बताई? तो पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं प्यारे बच्चे, लगातार गति करते हैं। इस बात को मैंने कल आपको बताया था कि भाई इस बारे में बताया था सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ठीक है, तो बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा, पार्टिकल ऑफ मैटर, particles of matter are continuously मोशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते हैं प्यारे बच्चे। तो इस बात के बारे में किसने बताया सबसे पहले? ये मैंने आपको कल भी बताया, 1827 में ये बात बताई सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जी ने। किसने भाई? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी कोशिका के अंदर। ये बात आपने पहले पढ़ ली है, ठीक है, और मैंने कल भी बताई थी ये बात आपको। तो याद रखना भाई, रॉबर्ट ब्राउन जी ने सबसे पहले पदार्थ के कणों की गति के बारे में पता लगाया। अब रॉबर्ट ब्राउन ने करा क्या? क्या एक्सपेरिमेंट करा जिससे पता लगाया कि पदार्थ के कण गति करते हैं? तो आओ अब यही बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या करा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले लिया एक गिलास। ठीक है भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा? सबसे पहले लिया एक गिलास। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम एक गिलास लिया बढ़िया, और गिलास में डाला हल्का सा पानी और हल्की सी पैग बनाया और पी गए। भैया नहीं, ऐसा नहीं करा उन्होंने। उन्होंने क्या करा? पानी लिया बेटा इस ग्लास में, बिल्कुल यहाँ तक सभी बच्चे सही हैं कि मैम जी पानी भी ले लिया, चलो, लेकिन पैग नहीं बनाया। अच्छे साइंटिस्ट थे और आप भी अच्छे बच्चे हो। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस पानी के अंदर डाल दी बेटा पराग कण। इस पानी में इन्होंने डाल दिए पराग कण। पढ़ाया था ना आपको बायोलॉजी में पराग कण, पोलन ग्रेन, जो कि नर पौधों के अंदर बनती है, नर पुष्प के भाग के अंदर बनती है पोलन ग्रेन, वो डाल दी इसमें, पोलन ग्रेन डाल दी, पराग कण। अब जैसे इसके अंदर पराग कणों को डाला तो बेटा ये पराग कण ऐसे ऐसे पानी में इधर उधर घूमने लगे, ऐसे ऐसे इधर उधर गति करने लगे ये पराग कण। जैसे तुम पानी में इंक डालते हो बेटा, और पानी में इंक जैसे डलती है इधर उधर, पहले वो भागती है इधर उधर पानी में और फिर धीरे धीरे पूरा पानी नीला हो जाता है। वैसे ही जब रॉबर्ट ब्राउन जी ने पराग कणों को पानी में डाला, ये क्या है जो गुलाबी गुलाबी मैंने बनाए हैं? पराग कण। और ये जो नीला नीला दिख रहा है ये है पानी, ठीक है, ये है वाटर। तो पराग कणों के अंदर जब पानी के अंदर पराग कणों को डाला तो पराग कण जिगजैग वे में इधर उधर गति करने लगे। यानी ये जो पराग कण थे ये कैसी गति करने लगे? जिगजैग वे में, जिगजैग वे में गति करने लगे, यानी आड़ी तिरछी गति करने लगे। ये आड़ी तिरछी गति, फिर इसी आड़ी तिरछी गति को एक नाम दिया गया। इसी जो कण है, पदार्थ के जो कण है, यानी ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो कण है, जब ये आड़ी तिरछी गति करने लगे
तो इस गति को नाम दिया गया ब्राउनी गति। तो जब पदार्थ के कण आड़ी तिरछी गति करने लगे उसको बोला ब्राउनी गति। क्या बोला भाई? ब्राउनी गति, यानी ब्राउनियन मोशन। इसको बोला गया ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन के नाम से इसको जाना गया। तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राउनियन मोशन क्या है। तो आप लोग बता दोगे कि जब ब्राउन ने यानी रॉबर्ट ब्राउन ने पदार्थ मतलब जो पोलन ग्रेन थी उनको पानी में डालकर देखा तो पराग कण इधर उधर गति करने लगे, इधर भागने लगे, उधर भागने लगे, आड़ी तिरछी गति करने लगे। इसी को नाम दिया गया ब्राउनी गति। तो भाई इसी गति के द्वारा पता चला कि सेम ऐसे ही किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो भी ऐसे ही गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ के कणों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। बात समझ में आई? क्लियर हो गया पॉइंट? अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो बेटा हेडिंग देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम हेडिंग देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे भाई पदार्थ की अवस्थाएं प्यारे बच्चे। अब आप लोगों को पढ़ना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, ठीक है। अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो मैं एक चार्ट आपको बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। इस चार्ट से ही आपको सारा कुछ पढ़ना है कि पदार्थ को कैसे कैसे डिफाइन या कैसे कैसे डिवाइड करा गया है। तो देखो, अगर हम बात करें बेटा पदार्थ की हैं दो अवस्थाएं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो पदार्थ की हैं भाई दो अवस्थाएं। कौन कौन सी? एक है बेटा भौतिक अवस्था, एक है पदार्थ की भौतिक अवस्था प्यारे बच्चों। क्या है भाई? पदार्थ की भौतिक अवस्था। क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है। और दूसरी है बेटा रासायनिक अवस्था। दूसरी है भाई रासायनिक अवस्था। दूसरी क्या है? रासायनिक अवस्था, यानी कि इसको बोलेंगे केमिकल स्टेट। ये पूरा एक चार्ट है जो आपको दिमाग में फिक्स कर लेना है। केमिकल स्टेट प्यारे बच्चे। अगर हमने देखा तो पदार्थ की भाई दो अवस्थाएं थी, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। अब ये जो भौतिक अवस्था है ना, इसको भी तीन भागों में बांटा है। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है इसको भी तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सी मैम? आपने नाम सुन रखे होंगे, ठोस यानी सॉलिड, ठीक है, तरल यानी लिक्विड, ठीक है, और गैस यानी कि गैस ही। तो ये तीन अवस्थाएं कैसी अवस्थाएं हैं? ये होती हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो अगर आपको क्वेश्चन, देखो बड़े ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो ये नहीं बताना भौतिक और रासायनिक दो हैं, नहीं। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन दे देगा आपको 3 या ऑप्शन दे देगा आपको 5। तो प्यारे बच्चे जब भी वैसे पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 1 2 3 5 ऐसे ऑप्शन दे दिया, तो बेटा जिस भी ऑप्शन में 5 हो ना उसको 5 को ही टिक करके आना है। फिर क्यों मैम जी 5 को क्यों टिक करना है? आपने तो 3 लिखवा रखी है। अभी बताऊंगी, पहले सुन लो, ठीक है। अगर आपको पूछे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं और आप लोगों को ऑप्शन में 3 भी हो और ऑप्शन में 5 भी हो तो 5 को टिक लगा कर आना, ठीक है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया हुआ तो फिर आप 3 को टिक लगा कर आओगे क्योंकि मुख्यतः जो पदार्थ होता है उसकी यही 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो मैम 3 अगर पूछ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई 3 है तो ये 3 है। लेकिन अगर आप बता रही हो कि 5 ऑप्शन में हो तो 5 अवस्थाएं जो आप बता रही हो यानी 2 अवस्थाएं कहाँ हैं? तो प्यारे बच्चे नोट कर कर यहीं पर लिख लेना पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं है ना, 3 तो ये हो गई और 2 और होती हैं बेटा। एक होती है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, और एक होती है प्यारे बच्चे बीईसी। इसको लिखना इंग्लिश में प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और दूसरी होती है प्यारे बच्चे बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था इसको पढ़ाऊंगी अभी तो तब इसकी फुल फॉर्म बता दूंगी, ठीक है, बीईसी की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था।
तो कहने की बात क्या है कि पदार्थ की अगर हम देखें तो 5 अवस्थाएं हो जाती हैं, 1 2 3 4 5। इसीलिए जब भी 5 ऑप्शन में हो तो 5 पर टिक लगाना, लेकिन 5 ऑप्शन में ना हो तब ये 3 ही पूछ रहा है, इसका मतलब 3 पर टिक लगाना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाँ, अब रासायनिक अवस्थाओं की बात करें बेटा, तो रासायनिक अवस्थाएं होती हैं आप लोगों की दो, यानी कि जो केमिकल स्टेजेस है इनको बांटा गया है दो भागों में। मैम कौन कौन सी? तो याद रखना, एक है प्यारे बच्चे शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, ठीक है, शुद्ध अवस्था यानी कि प्योर स्टेट, प्योर स्टेट बेटा, शुद्ध अवस्था प्योर स्टेट। और दूसरी है अशुद्ध अवस्था, दूसरी क्या है भाई? अशुद्ध अवस्था यानी कि इम्प्योर स्टेट। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि पदार्थ की शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाएं कौन सी अवस्था से संबंधित है, भौतिक, रासायनिक, दोनों या कोई भी नहीं, तो याद रखना ये शुद्ध और अशुद्ध आती है रासायनिक अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इसको लिखोगे भाई इम्प्योर स्टेट, इम्प्योर स्टेट, क्लियर, इम्प्योर स्टेट। अब देखो, अब ये जो आपकी शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाएं है ना, इनको भी आगे डिवाइड कर दिया गया है, इनको भी आगे बांट दिया गया है। तो मैंने बोला पूरा चार्ट है, इस पूरे चार्ट को मैं आपको बता रही हूं, आ जाओ देखो इधर। अगर हम बात करें शुद्ध अवस्थाओं की तो ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, यानी कौन कौन सी पदार्थ की शुद्ध अवस्थाएं हैं, तो आप लोग बताकर चलोगे कि तत्व, और प्यारे बच्चे आप लोग बताकर चलोगे कि जो आप लोगों के कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं, ये हैं पदार्थ की शुद्ध अवस्थाएं। तो पदार्थ की शुद्ध अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तत्व और यौगिक। इंग्लिश में लिख लेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड प्यारे बच्चे, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड पदार्थ की शुद्ध अवस्थाएं हैं। और शुद्ध अवस्था किसका भाग है? रासायनिक अवस्था का। बात समझ में आ रही है? चलो, अब अगर बात करते हैं अशुद्ध अवस्था की, तो बेटा अशुद्ध अवस्था जो है ना, ये किसका भाग है? अशुद्ध अवस्था में क्या आएगा? तो ये जो अशुद्ध अवस्था है इसमें आते हैं मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। भाई तुम नमकीन खाते हो तो नमकीन के बड़े सारे मिक्सचर हैं, ठीक है, तो जब भी किसी चीज को, यानी जब भी बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या वो शुद्ध रह जाती हैं? भाई बताओ जल्दी, तो क्या वो चीजें शुद्ध रह जाती हैं? तुम बोलोगे नहीं मैम, जब भी बहुत सारी चीजों को मिला दोगे तो वो तो अशुद्ध ही हो जाएंगे। बिल्कुल, तो अशुद्ध अवस्था का एग्जाम्पल क्या है भाई? मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। तो एग्जाम में पूछ ले कि जो मिश्रण होते हैं ये पदार्थ की कैसी अवस्था का रूप है, शुद्ध का, अशुद्ध का, भौतिक का, सॉलिड का, लिक्विड का, कोई भी दे देगा। तो याद रखना मिक्सचर जो होते हैं ये पदार्थ की अशुद्ध अवस्था का रूप होते हैं। क्लियर भाई? तो ये चार्ट हो गया। अभी भी ये चार्ट कंप्लीट नहीं है बेटा, अभी भी तत्वों को किस में बांट सकते हो, कंपाउंड में क्या क्या आ सकते हैं, मिक्सचर में क्या क्या आ सकते हैं, तो ये वाली बात मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है, अगली क्लास में। अभी इतना ही चार्ट है, तो इसी चार्ट को पढ़ना चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पर आऊंगी यहाँ पर, तो तब इन चीजों को आगे डिफाइन करूंगी और इस चार्ट को आगे एक बार फिर से ड्रॉ करवाऊंगी। तो अभी हम पढ़ते हैं, ज्यादा लंबा चार्ट हो जाएगा फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो अभी बात करते हैं भाई भौतिक अवस्था की प्यारे बाल को, ठीक है, समझ में आई बात? किसकी बात करेंगे भाई? भौतिक अवस्था की। और भौतिक अवस्थाएं कितने रूपों में बटी हुई हैं? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। आओ पहले इन्हें पढ़ते हैं एक एक करके, यानी 1 बाय 1। क्लियर? चलो आ जाओ तो बेटा, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए भाई सॉलिड। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठोस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो भाई सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, हाँ, ठोस जो होते हैं ये पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं हैं प्यारे बच्चे जिनकी आकृति तो निश्चित होती है, मतलब इनका जो आकार है और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं बेटा, एकदम फिक्स। तो ये पॉइंट याद रखना, तो लिख लेना भाई फर्स्ट पॉइंट, इनके क्या आकार और आयतन, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं बेटा, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब इनकी शेप फिक्स होती है। सॉरी,
दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि पदार्थ की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आप लोग क्या बताओगे भाई? सॉलिड बताओगे। ठीक है, चलो तो लिख लीजिएगा फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो भाई सीधी सीधी बात है, जो सॉलिड होते हैं, जैसे ईंट, ईंट देखी है कभी किसी ने? अरे घरों में कभी लड़ाई भी हो जाती है, हमारी कॉलोनी में ईंट भी मारी होगी तुमने उठा उठा कर। अब तुम बोलोगे हम तो बढ़िया बच्चे हैं, बिल्कुल भाई तुम सब तो बढ़िया बच्चे हो, है ना। लेकिन देखिए जब कभी घर बनता है ईंट, तो वो सॉलिड सॉलिड आकृति है, मतलब ठोस आकृति होती है जो ईंट होती है। ईंट की शेप फिक्स है, आपको पता है, उसका वॉल्यूम आयतन भी फिक्स है प्यारे बच्चे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भाई सॉलिड जो होते हैं इनको इनमें बहाव नहीं होता। जैसे तुम पानी को फेंक दो, पानी लिक्विड है, बहता चला जाएगा। किसी भी लिक्विड चीज को फेंक दो, बहती चली जाएगी। लेकिन सॉलिड्स कभी बहते नहीं है ना। तो लिख लीजिएगा इनमें बहाव नहीं होता, इनमें बहाव नहीं होता बेटा, बहाव नहीं होता। तो भाई इनके अंदर क्या नहीं होता है? बहाव नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं जो सॉलिड होते हैं। सिंपल सी बात। आओ तीसरा पॉइंट, बेटा इनको कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते। पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। तो लिख लेना, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भाई इनको संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता। अब मैम संपीड़ित क्या होता है? तो पहले इंग्लिश में लिख लो फिर बता देती हूँ। तो लिखना कैन नॉट कंप्रेस्ड, कैन नॉट कंप्रेस्ड। अच्छा, कंप्रेस्ड या संपीड़ित करने का मतलब क्या है बेटा? कंप्रेस्ड या संपीड़ित करने का मतलब होता है जब आप गैसों को हाई प्रेशर पर ले जाकर सिलेंडरों में भर दो, या किसी चीज को हाई प्रेशर पर ले जाकर सिलेंडरों में भरो। तो क्या सॉलिड को तुम सिलेंडरों में भर सकते हो? ये बताओ, कोई सॉलिड चीज, ईंट, पत्थर, लकड़ी, इनको सिलेंडरों में भर सकते हो? तुम बोलोगे नहीं मैम, मैम सिलेंडरों में तो केवल गैस भरी जाती है। जैसे तुम अपनी गाड़ियों में सीएनजी भरवाते हो, तुम्हारे घर वाले सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरा हुआ होता है। तो आप लोगों का जो संपीड़ित किया जा सकता है सबसे ज्यादा, वो गैसों को ही किया जा सकता है। ठोस जो होते हैं ये संपीड़ित नहीं हो सकते, इनको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। तो कंप्रेस्टिबिलिटी का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? लिख लेना अधिक दबाव पर, अधिक दबाव पर, अधिक दबाव पर सिलेंडरों में भरा जाना। ठीक है, सिलेंडरों में भरा जाना, सिलेंडरों में भरा जाना। तो भाई यही होता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फिलिंग इन सिलेंडर, फिलिंग इन सिलेंडर एट हाई टेम्परेचर। भाई हाई टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर, दबाव की बात हो रही है ना। तो लिख लेना अधिक दबाव पर जब किसी भी चीज को सिलेंडरों में भरे, वही होता है प्यारे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग संपीड़न, संपीड़न। तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। आओ आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है सॉलिड के बारे में? बेटा जो सॉलिड होते हैं ना, ये अपने बर्तन को कंप्लीट नहीं भरते। तो लिखना ये बर्तन को, ये बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते, पूर्ण रूप से नहीं भरते। ये क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो अब बर्तन को पूर्ण रूप से भर देगी? तो बेटा सॉलिड तो नहीं भरते। देख समझ में आ गई? तो लिखना दे कैन नॉट, दे कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, दे कैन नॉट फिल देयर कंटेनर, देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो भाई कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से ये सिलेंडरों में सॉरी अपने बर्तनों को पूर्ण रूप से नहीं भर सकते। मान लीजिए ये कोई ग्लास है भाई, मान लीजिए ये कोई ग्लास है। अब इस ग्लास में तुमने रख दी ईंट, ये है ईंट, ये ईंट है, रख दी। एक और ईंट रख दी ऐसे करके, एक और ईंट रख दी ऐसे करके, एक और नीचे की तरफ रख दी ऐसे करके, एक और ईंट ऊपर की तरफ रख दी। तो भैया ये जो होंगे पूरी तरीके से बीच बीच में इनके खाली जगह जरूर रह जाएगी, ये कंप्लीटली पूरे बर्तन को नहीं भर पाएंगे। जैसे एक और गिलास है, मान लीजिए एक और गिलास है, ठीक है। अब इसमें तुमने ट्रायंगल भर दिए भाई ऐसे, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक यहाँ। ट्रायंगल भी तो सॉलिड शेप होती है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक यहाँ।
तो बीच बीच में क्या होगा, खाली खाली जगह रह जाएगी। तो जो आप लोगों के सॉलिड है ये कंप्लीटली अपने कंटेनर को फिल नहीं कर सकते। समझ में आई ना बात? ठीक, अब सुनो आगे की कहानी। अब मैम जी ये जो सॉलिड होते हैं ना, 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो बहुत ध्यान से समझने हैं आपको, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे से। देखो 2 चीज हैं या 2 टर्म है। पहली टर्म क्या, अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतर जो आप लोगों के कण होते हैं ना, जैसे कि पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि मान लो ये सॉलिड है, तो सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं, जो कण है, वो एकदम ऐसे पास पास होते हैं, ऐसे एकदम पास पास। कभी तो कोई चीज सॉलिड बनती है भाई, जो इनके कण है वो एकदम पास पास होते हैं, ऐसे एकदम पास पास, इस तरीके से ऐसे। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बिल्कुल बहुत प्यार है, इन्हें दूरी सहनी नहीं है, एकदम ऐसे पास पास हैं। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में जगह नहीं होती बेटा, खाली जगह दिख रही है इनके कणों के बीच में कहीं खाली जगह? तुम बोलोगे नहीं मैम। तो सॉलिड के जो कण हैं, ठोसों के जो कण होते हैं बेटा, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक स्थान होता ही नहीं है। तो लिखना अंतर आणविक स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इनके पार्टिकल के बीच में जो अंतर आणविक स्थान है प्यारे बच्चों, वो नहीं पाया जाता। क्लियर, समझ में आई बात? तो भाई ऐसा समझो कि इनका बड़ा कैड़ा जुड़ाव है भाई। फेविक्विक का जोड़ है, टूटेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो एकदम बड़े पास पास है इनके पार्टिकल, ये जो गोल गोल बना रखे हैं ना, कण है, कण पार्टिकल, तो ये बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनके कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान जो होता है वो होता ही नहीं है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, स्पेस इज नॉट प्रेजेंट। तो भाई पदार्थ की कौन सी अवस्था ऐसी है जिनके कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान होता ही नहीं है? आप बताओगे सॉलिड, क्योंकि तभी तो सॉलिड बनी है कोई चीज, जितना पास पास जोड़कर बनाओगे उतनी सॉलिड बनेगी। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है एकदम पास पास है, बीच में खाली जगह है ही नहीं, स्थान का मतलब जगह, तो कणों के बीच में जगह है ही नहीं बेटा, कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में अंतर आणविक स्थान है ही नहीं। पहली चीज तो ये हो गई भाई, समझ में आ गई आपको, अंतर आणविक स्थान यानी कणों के बीच में जो स्थान है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक और टर्म है अंतर आणविक आकर्षण बल। लिख लो, अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है इनके अंदर, सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको पूछेगा कि पदार्थ की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके अंदर अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता है? तो आप क्या बताओगे भाई? सॉलिड। तो लिख लेना मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब समझ रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? देखो मैंने 2 चीजें आपको बताई, अंतर आणविक स्थान। अब इस बात को कैसे समझोगे? देखो अब ये भी आपने समझ भी लिया। देखो भाई एक कण ये है, कोई दूसरा कण ये है बिल्कुल चिपका पड़ा है, कोई तीसरा कण ये है बिल्कुल चिपक रहा है, चौथा कण ये है ऐसे चिपक रहा है, पांचवा कण ये है, छठा ये है। तो मतलब जो कण है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी जगह है ही नहीं, खाली स्थान है ही नहीं। तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अंतर आणविक स्थान। तो ये तो ठोसों में है ही नहीं, क्योंकि ठोसों के कण तो एकदम पास पास हैं। दूसरी चीज, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है मैम। ये क्या बात है, आकर्षण बल सबसे अधिक? तो भैया जैसे तुम लोग अभी बोलते हो ना कि फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, तो फेविकोल जब किसी चीज को जोड़ता है इतने फोर्स के साथ जोड़ देता है, इतना ज्यादा आकर्षण बल है कि भाई छूटेगा नहीं। कोई भी चीज जब चिपका दोगे आप लोग फेविकोल से, वो छूटेगी नहीं। वैसे ही जो ये जो पार्टिकल इतने पास पास है,
इतने पास पास जुड़े हुए हैं, ये किसके कारण इतने पास पास जुड़े हुए हैं? तो तुम बोलोगे मैम ये आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई इनमें इतना ज्यादा आकर्षण बल है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, एक कण दूसरे कण को ऐसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि एक दूसरे के इतने करीब है कि बीच में जगह ही नहीं है, बीच में जगह ही नहीं है। इसीलिए 2 पॉइंट याद रखना कि अंतर आणविक स्थान सबसे कम किसमें होता है? ठोसों में, और अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोसों में। तो ये सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? या ये होता ही नहीं है लेकिन ये सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? क्योंकि ठोस के पार्टिकल ही बहुत पास पास हैं, इसीलिए इनके बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। क्लियर? चलो तो भाई ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है सॉलिड के बारे में। अब आ जाओ बात करते हैं किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। तो भैया लिक्विड जो है ना, तरल जो है, ये ठोस और गैस के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठोस और गैस के बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो लिक्विड होते हैं। कैसे? मान लो ये ठोस है, मान लो ये गैस है, और ये जो मेरा चेहरा तुम्हें नजर आ रहा है ये क्या है? ये लिक्विड है। तो कुछ प्रॉपर्टी मेरे अंदर किसकी होंगी? सॉलिड की, कुछ गैस की। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टी हो। ये बीच में है ना मेरा मुंह दोनों हाथों के, तो ये बीच की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आप देखो सबसे पहला पॉइंट, जो लिक्विड होते हैं इनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तो लिख लेना आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, परंतु आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। तो भाई आयतन तो निश्चित है प्यारे बच्चे, लेकिन आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी वो अनिश्चित नहीं, वो निश्चित नहीं है। क्लियर? देखो अब समझो इस बात को, पहले लिख लो फिक्स्ड है ना, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम फिक्स है, आयतन फिक्स है, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है मैडम जी? तुमने कभी सुना है कि जैसे कि लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालते हो उसी बर्तन की शेप ले लेता है जो तरल होता है। अब कप कितने नए नए डिजाइन के आते हैं, है ना, और ग्लास कटोरियां कितने नए नए डिजाइन की आती हैं, उनमें जब तुम पानी दूध कुछ भी शरबत डालते हो उसी की शेप ले लेता है पानी शरबत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कप है आप लोगों का, ज्यादा ही अच्छे डिजाइन का बन गया। ये एक कप है आप लोगों का, ठीक है। अब इस कप के अंदर जब आप क्या डालोगे, इस कप में आप कोई चाय डाल रहे हो, लिक्विड डाल रहे हो, तो वो इसी की शेप लेगी इस तरीके से ही, जैसा कप का डिजाइन है ऐसे ही भर जाएगा वो लिक्विड भी, इसी की शेप ले लेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ग्लास है, अब ग्लास कैसा, या कोई बाउल है, कोई कटोरी जो कि इस शेप की है, ऐसे ऐसे है कोई ग्लास इस शेप का है, तो भैया जब इसके अंदर आप पानी डालोगे तो वो पानी फिर इसी की शेप ले लेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो पानी फिर इसी की शेप ले लेगा। अब आप लोगों ने कई बार अलग अलग तरीके के बर्तनों की बनावट देखी होगी, तो मतलब लिक्विड को जिस तरीके के बर्तन में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? अब जैसे मैंने 1 लीटर या मैंने 1 कप चाय थी, आयतन निश्चित है, 1 कप है चाय, उसी 1 कप चाय को जब मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ तो वो इसी तरीके की शेप ले लेगा फिर। तो भैया आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार बदलता रहता है लिक्विड का। क्लियर? चलो अब लिक्विड को तो हम फ्लो भी कर सकते हैं, तो लिख लेना बहाव का गुण पाया जाता है। भाई बहाव का गुण पाया जाता है, तो भाई इनमें बहाव का गुण होता है। क्लियर? बहाव का गुण पाया जाता है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात या नहीं आई? मुझे जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात। तो भाई इनके अंदर क्या था, ये बह नहीं सकते थे सॉलिड। भाई सॉलिड कभी बह सकता है? नहीं, लेकिन लिक्विड बिल्कुल बह सकता है। ऐसे बाल्टी में भर के जब पानी फेंकते हो, है ना, या होली आती है बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो वही पानी वगैरह जो होते हैं वो खूब बहते हैं, खूब नदियां तुमने देखी हैं बहती हुई, बिल्कुल। तो पानी में बहाव पाया जाता है, तो लिख लेना कैन फ्लो। भाई वाटर को तो फ्लो कर सकते हैं। ठीक, आओ नेक्स्ट अगला पॉइंट। भाई जो लिक्विड है उन्हें हम संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भाई आपका जो सिलेंडर है उसमें कुछ मात्रा में पानी भी होता है, तो ज्यादा पानी नहीं भर सकते, लेकिन कुछ पानी सिलेंडरों में भरा जा सकता है।
तो लिख लीजिएगा, इन्हें अधिक कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, इन्हें अधिक मतलब कुछ कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। इन्हें अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता, अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भाई सबसे ज्यादा संपीड़ित तो गैसें होंगी, ये लिक्विड हो सकते हैं संपीड़ित बट ज्यादा नहीं। तो लिख लेना, कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, कैन नॉट कंप्रेस्ड मच। भाई अधिक नहीं कर सकते इनको संपीड़ित, ज्यादा नहीं कर सकते, इसका मतलब कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया भाई पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। मैम तीसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में? चौथा पॉइंट, 3 तो लिखवाई दिए, चौथा पॉइंट वही अंतर आणविक बल या अंतर आणविक स्थान, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतर आणविक स्थान के बारे में, अंतर आणविक स्थान के बारे में बात करेंगे। अंतर आणविक स्थान, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड में अंतर आणविक स्थान सबसे कम था, मतलब उनमें था ही नहीं स्थान बीच में, बिल्कुल पार्टिकल एक के ऊपर एक थे। लेकिन लिक्विड की अगर बात करें तो इनमें जो अंतर आणविक स्थान है वो थोड़ा थोड़ा सा होता है, अभी बताऊंगी। तो पहले लिख लो भाई हेडिंग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात चल रही है। तो भाई आओ इसी हेडिंग को पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, आओ चलो, मान लो ये है प्यारे बच्चों कोई लिक्विड, ये लिक्विड का कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ, एक थोड़ा सा दूर, फिर थोड़ा सा दूर, फिर थोड़ा सा दूर। तो आपको दिख रहा है ना बीच बीच में जगह है भाई खाली, देखो ये रही खाली जगह, ये रही। तो भाई इनके कणों के बीच जगह है, कणों के बीच स्थान है प्यारे बच्चे, कणों के बीच स्थान पाया जाता है। बट कैसे पाया जाता है? तो बेटा याद रखना, ठोसों से तो अधिक है स्थान, ठोसों में तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना, लेकिन ठोसों से ज्यादा है, गैसों से कम। तो जब इनके अंदर बात करेंगे अंतर आणविक स्थान की, अंतर आणविक स्थान की बात करेंगे ठोसों के लिक्विड के अंदर, तो याद रखना आप लोग क्या लिखोगे बेटा, ठोसों से तो ज्यादा, ठोसों से अधिक होगा बेटा, ठोसों से तो अधिक होगा भाई, ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल पार्टिकल चिपके हुए थे, लेकिन यहाँ थोड़े से दूर दूर है, तो ठोसों से तो अधिक है। ठीक है, लिखना मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स, क्लियर। लेकिन गैसों से कम है भाई, गैसें आवारा हैं, आवारा अभी पढ़ेंगे, गैसों से कम है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो लिखना लेस देन गैसेस। तो ये आपको पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। कैसे कि जब तरल की बात होती है, तरल के अंदर अंतर आणविक स्थान के बारे में सही कथन क्या है, तो ऐसे दे देगा, ठोसों से ज्यादा, गैसों से कम, या गैसों से ज्यादा, ठोसों से कम, या बीच का, या नहीं होता, कह नहीं सकते, ऐसे करके बना के दे देता है। तो ये पॉइंट याद रखना, अंतर आणविक स्थान जो होता है वो ठोसों से तो ज्यादा है, गैसों से कम है। अभी गैसों में और भी ज्यादा स्थान होगा। तो देखो हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, जो सॉलिड थे इनमें बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल चिपके पड़े थे। फिर लिक्विड की बात करी, थोड़े थोड़े दूर हो गए, थोड़ा थोड़ा स्थान पाया गया। अब गैसों की बात करेंगे तो गैसों के तो पार्टिकल भैया आवारा है, आवारा, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, एक इधर भाग रहा है तो एक उधर भाग रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें तो वो कैसा होगा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल की जब हम बात करें, अंतर आणविक आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर, 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 इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहीं पर तो कोई चीज खींची चली आएगी किसी दूसरी चीज के पास। भाई जिससे तुम्हारा आकर्षण ज्यादा है, जो तुम्हें ज्यादा आकर्षित करता है, तुम उसी के तो पास जाओगे, है ना। या जिससे तुम्हें देख के घृणा आती है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो भाई तुम उसके पास क्यों जाओगे।
जो तुम्हें अट्रैक्ट करे चीज, तुम उसी को लेते हो, उसी के पास जाते हो। तो वैसे ही इनके अंदर जब अंतर आणविक स्थान पाया जा रहा है, यानी पार्टिकल थोड़े दूर दूर होने लगे हैं, तो भाई आकर्षण बल भी थोड़ा सा कम हो गया है। किसके अंदर? ठोसों, इनके लिक्विड के अंदर। तो जब बात करेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल की, तो लिख लेना प्यारे बच्चों, क्या होगा? तो लिखना ठोसों से, तो ठोसों में तो सबसे ज्यादा था, ठोसों से कम, ठोसों से तो कम होगा, ठीक है, यानी लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। सॉलिड में तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा था, तभी तो सॉलिड एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास खिंचा चला आया और एकदम से चिपक रहे हैं। तो बेटा ठोसों से तो कम होगा, लेकिन गैसों से ज्यादा होगा, गैसों से ज्यादा। गैसों में तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है, गैस के एक पार्टिकल तो वहां है, एक पार्टिकल वहां है, नखरे इतने दिखाते हैं, चल चल भाग। तो भैया गैसों से ज्यादा है, ठीक। तो गैसों से कम, अधिक, गैसों से अधिक, मोर देन गैस, मोर देन गैस, ठीक है, समझ में आ गई भाई बात, मोर देन गैसेस। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर अंतर आणविक स्थान पूछे, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, भाई इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पूछे, तो आप बताना ठोसों से ज्यादा है, गैसों से कम है। लेकिन अंतर आणविक आकर्षण बल पूछे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछे, तो ठोसों से कम होगी, गैसों से ज्यादा होगी। गैसों की हम किसकी बात कर रहे थे? लिक्विड्स की। क्लियर? लिक्विड का एग्जांपल सभी को पता है, दूध हो गया, चाय हो गया, जूस हो गया, कॉफी हो गया, ये सब। अब आगे बढ़ रहे भाई, चलो अब बात करेंगे गैसों के बारे में, ठीक, आ जाओ। अब तीसरे पदार्थ की अवस्था डाल लेना भाई, गैसेस, गैसें। अब बात करेंगे गैसों के बारे में। मैंने बताया गैस है आवारा, इनका कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक। तो इनका ना तो आकार निश्चित है, ना आयतन निश्चित है, एकदम आवारा है। तो लिख लीजिए आकार और आयतन, आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित हैं प्यारे बच्चे, दोनों अनिश्चित, ठीक है। तो इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो बताना गैस, ठीक। तो लिख लेना नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, नोर नीदर फिक्स्ड, नोर कर लेना, और नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम, नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो भाई ना तो वॉल्यूम ही फिक्स्ड होता है और ना ही इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट, बेटा इनको भी हम बहा सकते हैं। तो लिख लेना गैसों में बहाव होता है, गैसों में बहाव होता है। तुमने देखा है कई बार सिलेंडर की गैस, सिलेंडर खुला रह जाता है तो कैसे लीक होती है गैस, हवा के साथ बहती है और हवा के साथ खुशबू आती है कि भाई सिलेंडर लीक हो रहा है। तो गैसों में बहाव होता है, तो गैसें भी बह सकती हैं बेटा, ठीक है। तो गैसों में भी क्या होता है? बहाव होता है। क्लियर? तो लिख लेना कैन फ्लो, कैन फ्लो, ठीक। अच्छा अभी हमारा लिक्विड के बारे में एक पॉइंट रह गया था कि हाँ अपने कंटेनर को भरते हैं या नहीं, तो वो अभी लिखवा दूंगी, परेशान मत हो, उसको अभी लिखवा दूंगी बेटा, ठीक है। चलो आओ तीसरा, इसको लिख लेना पहले, हाँ लिख दिया वो इंग्लिश में। तीसरा क्या है बेटा? इनको सबसे ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, तो लिख लीजिएगा इन्हें इनमें ऐसे लिखना, इन्हें सर्वाधिक, इन्हें सर्वाधिक संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। तो भाई गैसों में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इनमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा। यानी कौन सी पदार्थ की अवस्था है जो सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड हो सकती है? आप बताओगे गैस, ठीक है। तो लिख लेना कैन कंप्रेस्ड मच, ठीक, कैन कंप्रेस्ड, कैन कंप्रेस्ड मच, ये सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड हो सकती हैं। जबकि हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, देखो इनको क्या कर सकते हैं? लिक्विड को कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सॉलिड को तो कर ही नहीं सकते हम कंप्रेस्ड, सिलेंडरों में भर ही नहीं सकते सॉलिड को तो। लेकिन गैसों की जब बारी आती है तो गैसों को सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें
तो प्यारे बच्चों याद रखना सीएनजी, सीएनजी का नाम ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बेटा इसको आप लोग नाम से ही जानते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत तेज प्रेशर पर, जितना अच्छा प्रेशर होता है उतनी अच्छी सिलेंडरों में, जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें सिलेंडर जो होते हैं उनमें उतनी अच्छी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई। एलपीजी हो गई बेटा, एलपीजी, यहां लिख दो ऊपर एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्यारे बच्चे, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो जल्दी से, इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, जो हम लोगों ने कवर करी, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और इनके बारे में आप लोग लिख लेंगे कि बेटा गैसों की अगर बात करें, मान लीजिए गैस के पार्टिकल है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, तो एक यहाँ, देखा कितनी दूर दूर है। तो इनके अंदर अंतर आणविक स्थान जो होता है, अंतर आणविक स्थान गैसों के अंदर सर्वाधिक होता है, अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है प्यारे बच्चे। तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान किसके अंदर होता है? गैसों में। भाई इनके अंदर तो तुम्हें दिख रहा है स्थान कितना ज्यादा है, बीच में गैप कितना ज्यादा है, तो लिख लेना मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, स्पेस इज प्रेजेंट। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है किसके अंदर? गैसों के अंदर। वही अलग अलग है पार्टिकल, लेकिन दूसरी टर्म की बात करें, दूसरी टर्म क्या है? अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें तो बेटा पर इस मात्रा को इस पे चढ़ा लेना, अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो प्यारे बच्चे गैसों में ये सबसे कम होता है। क्यों होता है मैम जी? क्योंकि भैया इनके पार्टिकल में प्यार ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है एक दूसरे के प्रति। तब अट्रैक्शन होता तो पास पास आते, इन्हें तो एक दूसरे से घृणा है, नफरत है, दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या होता है? सबसे कम होता है गैसों के, सबसे कम, सबसे कम पाया जाता है गैसों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? तो भाई आज इतना रहने देते हैं, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम आगे की चीजें। और कल ही बताऊंगी बेटा ये जो गैस है ना, ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली भर देती है, इतना समझ लो। चलो लिख लो इस पॉइंट को भी, तो लिख लेना गैसें, गैसें बर्तन को पूर्ण रूप से भरती हैं, बर्तन को पूर्ण रूप से भरती हैं, पूर्ण रूप से भरती हैं प्यारे बच्चे। तो जो गैसें होती हैं ना वो किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से भरती हैं, कंप्लीट करती हैं अपने कंटेनर को, कंप्लीट फिल कर देती हैं कंटेनर को। कैसे? क्योंकि भाई इनके पार्टिकल एक जगह नहीं रहते, बीच में गैप है तो गति करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पूरा कंटेनर भर देती हैं। जबकि ना सॉलिड भरते हैं ना लिक्विड भरते हैं। लिक्विड तुम सोचोगे जरूर कि मैम लिक्विड ने तो पूरा भर दिया था, ग्लास तो पूरा भर चुका है, लेकिन बेटा ग्लास को अगर तुम देखोगे और ग्लास में जो पानी देखोगे वो इस तरीके से पास पास हैं पार्टिकल, ज्यादा दूर दूर नहीं है, ऐसे एक ही जगह बैठ जाते हैं सारे पार्टिकल। तुम्हें लगता जरूर है कि ग्लास भर गया, लेकिन बीच बीच में जगह रहती है। लेकिन गैसों को अगर देखोगे तो गैसों के पार्टिकल कभी यहाँ घूम रहा है, वो कभी यहाँ घूम रहा है, ऊपर ऊपर नीचे घूमते रहते हैं लगातार। तो बेटा ये क्या करते हैं? अपने कंटेनर को कंप्लीटली भर देते हैं। जबकि सॉलिड के तो एक जगह चिपक ही जाते हैं ऐसे, तो इधर उधर क्या होती है? जगह खाली रह जाती है बेटा। तो ना ठोस अपने कंटेनर को कंप्लीटली भरते, ना लिक्विड अपने कंटेनर को कंप्लीटली भरते बेटा, और ये काम करती है गैस। तो गैस अपने कंटेनर को कंप्लीटली भर देती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलो
तो आज इतना रहने देते हैं। अब हम करेंगे अगली क्लास में, सारी इससे जुड़ी हुई दूसरी बातें अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। तो उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आएंगी। एकदम सिंपल चीजें हैं, एकदम कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं कि समझ में ना आए, सीधी सीधी सी चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं कल।